मॉनसून का मौसम है, मॉनसून का सत्र है और उसके साथ तापमान राजनीति का बढ़ रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, जो एक और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के साथ हैं, तो वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के मंत्री हैं। स्वागत है आपका प्रहलाद जी हमारे शो पर। जब मैं इस समय बात करूं तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो 50% से ज़्यादा हमने नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी में अपने आपके जो टारगेट सेट किए थे, क्या वो अचीव कर लिए हैं? टारगेट ऑलरेडी अचीव किया है। हमारा जो आज का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है टोटल पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो 84.8 कुछ है। आज के दिन में हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है that is more than 244 gigawatt. So that means 50% of our energy need. आज हम we are meeting with the renewable energy. COP26 में माननीय प्रधानमंत्री जी पंचामृत के अनाउंसमेंट के द्वारा दुनिया को कमिट किया था कि हम 2030 तक ये करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का एक दृढ़ निश्चय के कारण और दूरदृष्टि के कारण हमने इसको 5 बरस पहले अहेड ऑफ 5 years हमने इसको अचीव किया है। और गत साल ही हमारा हाईएस्ट एवर कैपेसिटी एडिशन हुआ है। तो ऐसे तो हमारा 84 गीगावाट था पहले इसमें सोलार में, आज वो 116 हो गया था, अभी और 3-4 महीने में now it has reached to 130. So overall हमारा 50% हो गया है। एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री, दुनिया में भारत एक ही ऐसा देश है जिन्होंने एमिशन के लिए जो भी हमारा टारगेट था वो अचीव किया है। हम लोग 500 गीगावाट की बात कर रहे हैं बाय 2030 और हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसमें आगे बढ़ने से क्या हम ये माने कि देश का इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस खत्म हो जाएगा? एक तो देश का इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस तो ख़त्म हो जाना चाहिए, इसके अलावा देश में जो टैरिफ है वो टैरिफ भी बहुत बड़ी मात्रा में कम हो जाएगा। आप समझ सकते हो इन 2012, 13, 11, 12 द टैरिफ वॉज 11 रुपीज़ सोलार टैरिफ। टुडे इट इज़ 2 रुपीज़ 15 पैसा, 2 रुपीज़ 20 पैसा। एक तो कैपेसिटी एडिशन, डिसेंट्रलाइज्ड कैपेसिटी एडिशन ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। उदाहरण के लिए पीएम सूर्य घर के लिए जो हमने टारगेट रखा है, आज के दिन में नियरली अबाउट मोर देन 16 लाख कनेक्शन हुआ है। और हमने यूटिलिटी लेड मॉडल का भी उसमें कुछ रिस्ट्रिक्टिव वे में हम यूटिलिटी लेड मॉडल में भी हमने उसको दे रहा है, तो उसका पॉलिसी हम फाइनलाइज कर रहे हैं। वो होने के बाद लगभग मुझे लगता है इस बरस हमारा 30 लाख से ज़्यादा होगा। When we achieve 30 lakh, I mean 30 lakh of the connection, the total at least there will be 10 gigawatt of the power generation from this distributed generation. Means around 30 lakh घरों में electricity generate होगा. So that distribution will also be, cost will be also reduced, per unit cost will be also reduced, generation will also increase, crisis भी खत्म होगा और धीरे धीरे प्राइसेस भी कम हो जाएगा। यही मोदी जी का विजन है। उपभोक्ता मामले की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता हैं जो अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं। सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ऐसे कौन से बड़े चेंजेस किए हैं जिसके जरिए उनकी ताकत बढ़ी है? एक तो पहले तो एक ही था कि सिंपल वे में बताना है तो पहले एक कानून था और इस कानून के लोगों के ऊपर अपने दम पर छोड़ दिया गया था। जिसका सामर्थ्य है वो लड़ते थे। अगर आप समझो आप एक जूता खरीदे, वो जूता ठीक नहीं है, आपको डायरेक्टली कंज्यूमर फोरम में जाना पड़ता था और लड़ना पड़ता था, आपको एक लॉयर रखना पड़ता था, जैसे बाकी कोर्टों में होता है, डेट पर डेट होता था। कई लोगों को 50 वर्ष के बाद भी उसका जो रिलीफ मिलना था मिला है। तो लोग तंग होकर, और जो बड़े कंपनी है वो कंपनी एक बड़ा लॉयर रखते थे, टाइम लेते थे। आज हमने इस 2015 का हमारा जो कानून, हमने नया कानून 2018 में जो हमने नया कानून लाया, उस कानून के बाद 18-19 में लाया, वो कानून के बाद हमारा जो CCPA है, वो CCPA
सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी जो है, ये अथॉरिटी लोगों को एक जहाँ भी बहुत प्रॉब्लम होता है प्री लिटिगेशन प्रोसेस पर लोगों को हम रिलीफ देने का कोशिश किया है। फॉर एग्जांपल कोविड में जिन्होंने टिकट लिया था, मीन्स पैसेंजर टिकट, उनको रिफंड नहीं दे रहा था बड़ी मात्रा में, नियरली अबाउट 1300 crore if my memory goes right. तो we have paid back the people and that was a class action. ऐसे क्लास एक्शन बहुत होता है। तो जो भी ऐसे बहुत लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे विषय हमारे ध्यान में जब आता है, then we will bring it to the notice of the people and the representatives of the companies also. They are in this CCPA जो एडवाइजरी वगैरह सिस्टम है, वो लोग एक नोडल ऑफिसर अपॉइंटमेंट करते हैं। Our people will speak to those nodal officers. Majority of the problems are now being solved at that level only. आप पैसा दे के लॉयर रखने का आज नौबत नहीं है। तो कस्टमर प्रोटेक्शन नहीं है, कस्टमर केयर अप्रोच मोदी जी का है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, लेकिन आप जब कस्टमर केयर की बात करते हैं, विपक्ष कहता है कि आप केयर नहीं, केयरलेस हैं, और एक के बाद एक आरोप लगते हैं। आरोप एक के बाद एक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पटना में, बिहार में SIR हो रहा है, यानी कि सीरियस इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। अब जब रिवीजन हो रहा है तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर वोटर चुनाने की काम कर रहे हैं। एक तो पहले राहुल गांधी जी और पूरा उनके जो खानदान है और कांग्रेस पार्टी है, उन लोगों को समझना चाहिए। तो कम से कम अभी जो सोनिया जी और मनमोहन जी का सरकार 2014 तक था, तो उस लेवल तक दे हैव ऑलमोस्ट रूल्ड एक्सेप्ट 6 years इन बिटवीन, ऑलमोस्ट 57-58 years दे हैव रूल्ड। उसमें तो इलेक्शन कमीशन एक ही रहता था, एक ही इलेक्शन कमिश्नर रहता था, अपॉइंटमेंट होता था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। नंबर 2, कितने इलेक्शन कमिश्नर को इन लोगों ने एक्टिव पॉलिटिक्स में बाद में नहीं लाया। इन लोगों ने कुरैशी को क्या किया, MS गिल को MP बना के मंत्री बना दिया। तो ये लोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप कर, कम से कम राहुल गांधी तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरा इलेक्शन कमीशन कब्जे में रखे हुए लोग, जिसको कुरैशी से लेके ये हमारा गिल साहब तक, गिल साहब को कौन मंत्री बनाया, राज्यसभा MP बनाया? तो बीजेपी भी लग सकता है। नहीं, हम क्या किया? नहीं, एक मिनट, आप पूरा सुनिए। किसको हमने, इलेक्शन कमीशन वाले को हमने कभी भी कुछ नहीं किया है। और इन लोगों ने पूरा एक्टिव पॉलिटिक्स, अरे छोड़ो जी, ये लोग पहले एक व्यक्ति को राज्यसभा में थे, कांग्रेस पार्टी को, उनको जज बना दिया, बाद में जज रिटायर होया, फिर से MP बना दिया। ये लोग हमको पाठ पढ़ाते हैं। असम में किसको जज किया है? जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, एंड ही वाज MP, सिटिंग MP को इस्तीफा दिलवा के ही वाज मेड जज। एंड ये लोग हमको बोलते हैं। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है? इससे पहले हुआ नहीं। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, ये तो इससे पहले भी 8-10 बार हुआ है। और उस टाइम जो व्यवस्था था, जो प्रोसेस था, जो मेथोडोलॉजी था, उस मेथोडोलॉजी से इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। सिर्फ और एक ही एडिशन है, तो वो टेक्नोलॉजी का एडिशन है। इन लोगों ने 10 बार किया है। और अभी जब इलेक्शन, ये प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन कमीशन है, एंड इट इज़ ए नॉर्मल प्रोसेस, और हर बाकी राज्यों में भी होगा। और शुरू क्यों हुआ? अभी बिहार के इलेक्शन के टाइम पे क्यों? पत्र कौन लिखा जी? मिस्टर राहुल गांधी, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपने आरोप लगाया ना, हैव यू नॉट रिटन दैट देयर इज डिस्क्रिपेंसीज इन दी वोटर लिस्ट? इसको वेरीफाई करना है। तो राहुल गांधी लिखने के बाद ही शुरू हुआ है, हम तो थोड़ी किया है जी। तो इलेक्शन कमीशन किया है, राहुल गांधी और बाकी अपोजिशन पार्टी जो है, उन लोगों ने पत्र लिखा, देयर इज ए सीरियस इश्यू एज फार द इलेक्टोरल लिस्ट इज कंसर्न, एंड इंटेंस रिवीजन होना शुरू, स्पेशल रिवीजन होना शुरू हो गया। तो जब शुरू होता है, जब नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं, जब करते हैं क्यों करते हैं? ये तो कर्नाटक में एक बोलते हैं छंडी, छंडीवाद बोलते हैं, वो छंडी करके एक रहता है, जो भी बोलते हैं उल्टा।
अगर आप कुछ भी करते हैं तो उल्टा सोचते हो। ये उल्टा सोचने का स्वभाव है। जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन को कब्जा करके रखा था वो लोग हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये आरोप लगता है कि आप क्योंकि कर्नाटक से सांसद हैं, लंबी राजनीति कर्नाटक और देश में रही आपकी, इस समय एक सवाल उठता है भाषा को लेकर विवाद। अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। कभी राज ठाकरे कोई टिप्पणी कर देते हैं तो कभी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे उनको हिंदी और मराठी और उन सबको लेकर। बतौर केंद्रीय मंत्री कैसे देखते हैं आप इस भाषा के विवाद को? देखो, भाषा एक विवाद ही नहीं होना चाहिए। हर इस देश में जो भी भाषा है, रीजनल भाषा, कर्नाटक में कन्नड़, तेलुगु में आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तेलंगाना में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, ऐसे महाराष्ट्र में मराठी, ऐसे बहुत राज्यों में जो भाषा है ये सब भाषा भारतीय भाषा है। और हमारा प्रधानमंत्री जी का जो बार बार वक्तव्य आया है और एनईपी में जो है मदर टंग में आपका प्राथमिक शिक्षा और सब शिक्षा होना चाहिए। हमने वादा किया था बिहार के लास्ट चुनाव में कि टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन मातृभाषा में होगा, ये हमने किया था। अभी ये जो 3 भाषा का पॉलिसी है, ये पॉलिसी, ये त्रिभाषा सूत्र जो बोलते हैं, ये त्रिभाषा सूत्र बीजेपी आने के बाद शुरू हुआ है क्या? ये पहले से था जी, हमने ये शुरू नहीं किया है। और हम एनईपी भी यही कहा है, आपका जो मदर टंग है, रीजनल लैंग्वेज है, दैट इज़ फर्स्ट, दैट हैज, हर एक व्यक्ति उसी भाषा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहना चाहिए। उसके बाद और 2 भाषा आप सीख लो, इसमें क्या गलती है? तो इसमें तो विवाद ही नहीं होना चाहिए, किसको कौन भाषा सीखना है सीखने दो। यही कांग्रेस का नेता थे मिस्टर नरसिंह राव, तो 17 लैंग्वेज यूज टू स्पीक, 17 लैंग्वेज फ्लुएंटली। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। पॉलिटिकल कारण से प्रॉब्लम करने का कोशिश करते हैं। और देश एक है, तो जब आदि काल से, पुण्य काल से, पुराण काल से, शंकराचार्य से काल से वो 4 धाम क्यों रचाया? देश एक है। आज भी लोग जहाँ इधर जाते हैं, वाराणसी भी जाते हैं, इधर रामेश्वर में भी जाते हैं। ये आरोप आप पर लगता है कि एनसीईआरटी की किताबें जो अब नहीं आ रही हैं उसमें औरंगजेब को ज़्यादा ब्रूटल, उनके इतिहास को लेकर जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि इतिहास की किताबों में, पढ़ाई की किताबों में बीजेपी अपना एजेंडा लाने की कोशिश कर रही है। ये बीजेपी का एजेंडा है क्या? देश में अपने पिताजी के लिए एक व्यक्ति, एक महापुरुष अपने पूरा त्याग करके जाता है, ये तो सिखाना ये स्वाभाविक है। एक व्यक्ति अपने ही बाप को जेल में डालते हैं, उंगली काटते हैं, ये सिखाना है, ये सिखाना है? कौन सा सिखाना? ये बताओ, आप बताओ। व्हाट शुड आई? अगर आपके बेटी बेटिया कोई घर में है तो आप क्या सिखाते हैं? आदर्श औरंगजेब का रखना चाहिए या श्री रामचंद्र का रखना चाहिए? ये तो सिंपल है। वो तो क्या उस बुक में क्या है, टेक्स्ट में क्या है, मैंने नहीं देखा हूँ। मैं स्पष्ट बात को बता रहा हूँ, आई हैव नॉट सीन। मैंने उसमें जा भी नहीं रहा हूँ। लेकिन बार बार ये आता है ना, आप औरंगजेब का और इसका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन तो हम नहीं कर रहे। हमारे देश में जो आदर्श है वो आदर्श लोगों को सिखाना चाहिए, हमारे नया पीढ़ी को सिखाना चाहिए। कांग्रेस सवाल उठाती है, वीर सावरकर को आदर्श बनाने की कोशिश करती है बीजेपी, और तस्वीरों का उपयोग अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए करते हैं। देखो जी, हम वीर सावरकर को हम मानते हैं, आप नहीं मानते, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि वीर सावरकर जी को आप इंसल्ट करना, वीर सावरकर जी के बाद अनाप शनाप अभद्र भाषा बोलना। जो कांग्रेस के कई नेता है, आज के पुराने कांग्रेस का, ओरिजिनल कांग्रेस का नहीं बोल रहा हूँ, आज के नेता है, और नेहरू जी के बारे में हमारा भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हम अभद्र भाषा बोले हैं क्या कभी? अगर कोई बोलते हैं तो हमारे नेता लोग जो है, प्रधानमंत्री जो, गृह मंत्री जो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डांटते हैं, तो ठीक है, हमारा डिफरेंसेस है तो उसमें हम मानते भी है। लेकिन डिफरेंसेस है, आप उनके जो विचारधारा है आप मानते नहीं हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि अभद्र भाषा में बोलना, जो भी है वो गाली गलौज करना, ये संस्कृति है क्या? भारतीय संस्कृति है क्या? पर ये आरोप उत्तर प्रदेश में लगते रहते हैं, नेताओं के कटु वचन के लिए और कांवड़ियों के लिए जिस तरह की गतिविधियां जो भी करते हैं वो गलत। कोई मुसलमान का त्योहार है तो उसका एक अलग रिस्पांस होगा, और अगर हिंदू का ऐसे तो कभी भी नहीं किया है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति
किसी और पॉलिटिकल नेता के हो, आज है या वो स्वर्गस्थ हुआ है, ऐसे बात अभद्र भाषा बोलना, गाली गलौज करना, ये हमारा संस्कृति नहीं है। प्रधानमंत्री जी इसको कभी भी मान्यता नहीं दिया है। आज हम मोदी जी के नेतृत्व में जो हम चल पड़े हैं, मोदी जी कभी भी इसका मान्यता नहीं दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष की कई पार्टियां भले ही साथ में गई हों, लेकिन वापस आकर फिर सवाल उठाती हैं देश में। संसद में लग रहा है इस बार घेरने की तैयारी है आपको ऑपरेशन सिंदूर? नहीं, वो तो पार्लियामेंट में जो रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री जो उत्तर देना है देंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारे जो भारतीय योद्धा है, हमारा जो वीर सैनिक है, वो लोग क्या कह रहे हैं और पाकिस्तान बोल रहे हैं हमको बहुत नुकसान हुआ है, और उधर पार्लियामेंट में अनाउंस कर रहे हैं। तो भारत का जो हमारा वीर सैनिक है, उन लोगों का जो बात है, उन लोगों ने पब्लिकली जो कहा है, मीडिया के सामने कहा है, मैं समझता हूँ उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। कोई इसमें तो हमारे जो वीर सैनिक उधर जाके लड़ते हैं, उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने जो बताया मैं तो वो मानता हूँ। जब आप इस समय वर्तमान की स्थिति देख रहे हैं, तो एक और कई सारे सवाल इस बात पर उठ जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने डिसिप्लिन के आधार पर बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले लेती है। तो वहीं दूसरी ओर एक सवाल ये उठ रहा है कि शशि थरूर वो बार बार कह रहे हैं कि नेशन फर्स्ट, अगर देश प्रथम है, देश रहेगा तो ही मैं रहूँगा। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी की भाषा कह रहे हैं। नहीं, ये क्या है, अब तो मैं वो नेशन फर्स्ट अगर वो बोला है तो वो बीजेपी की और कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे, ऐसे कांग्रेस समझते तो मैं क्या कर सकता हूँ, बीजेपी क्या कर सकते। तो एक स्थिति है कर्नाटक से लेके कई राज्यों में जहाँ गैर भाजपा का सरकार है, उधर भारत माता की जय बोलते हैं तो भी उन लोग कहते हैं बीजेपी का ही। भारत माता की जय सिर्फ हमारा है क्या? हम ठेका लेके रखा है क्या? भारत माता सबका है जी, भारत माता को सब मान्यता देना चाहिए। तो नेशन फर्स्ट बोले तो बीजेपी के नजदीक जा रहे हैं, ऐसे आरोप लगाते हैं। भी हो जाती है भारत माता। हाँ, भारत माता की जय बोलने से एफआईआर होता है। तो कर्नाटक में भी करने लगे थे, लेकिन बाद में थोड़ा ज्ञानोदय होकर छोड़ दिया सिद्धरामैया सरकार। वेस्ट बंगाल में तो होते ही रहते हैं, बहुत राज्यों में हो रहा है आजकल जहाँ बीजेपी का सरकार नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू फिक्स किया तो इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट में जो हुआ है, आप तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं जा रहे हैं। अब आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगी। आप पूर्व संसदीय कार्य मंत्री हैं। संसद सत्र जब चलता है तो संसदीय कार्य मंत्री को नींद आती है कि नहीं? हालत क्या होती है? संसद जब शुरू होता है, संसदीय कार्य मंत्री का थोड़ा प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और सबसे बात करना, पार्टी के लोगों से बात करना, हमारे पार्टी लोगों से भी थोड़ा कुछ उनका इश्यूज़ रहता है, उनका जीरो ओवर नहीं था, ऐसे बहुत चीज़ें रहते हैं, और अपोजिशन कुछ डिमांड करते हैं। एक एनेक्डोट बताइए ना, कोई एक ऐसी बात जो आप कभी नहीं भूलेंगे। क्या जी? बतौर संसदीय कार्य मंत्री कोई एक ऐसी बात जो आप कभी नहीं भूलेंगे संसद में। नहीं, संसद में जो बोलने का न बोलने का सवाल है, एक तो प्रेशर तो नेचुरली बहुत रहता है। तो कभी कभी हम कुछ सोच के जाते हैं, अपोजिशन का डिमांड अलग रहता है, और इसमें तो बैलेंसिंग जो करना है, सबसे मिलना है, सबसे बातचीत करना है, ये तो बहुत बड़ा, क्योंकि चलाना है, सदन को चलाना है, बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तो चैलेंज के लिए बहुत काम संसदीय कार्य मंत्री को करना पड़ता है। 5 वर्ष मैंने तो किया है मोदी जी के मार्गदर्शन में, अभी किरण जी कर रहे हैं। एक पर्सनल सवाल, बतौर बीजेपी कार्यकर्ता आपकी इच्छा हो आप जवाब दें। सिर्फ ये पूछना चाहूँगी, पूरे देश को अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतज़ार है, आपको कितना इंतज़ार है? नहीं, इंतज़ार तो है ही है, क्योंकि अभी जो अध्यक्ष है, हाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा जी का, उनका 5 वर्ष हो गया है, तो अभी शीघ्र ही होगा, ऐसे हमारा इनपुट है। तो होगा एक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे एक ही परिवार से आते हैं, जो परिवार डिसाइड करते हैं वही अध्यक्ष होगा, ये तो बीजेपी में नहीं है। कोई भी एक कार्यकर्ता बन सकते हैं, कोई भी एक कार्यकर्ता बन सकता है, क्योंकि कोई भी एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंच सकता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जोशी जी।